शीलापुर गांव के जंगल में पीलू नाव चलाती थी। नाव चलाकर घर का खर्चा निकालती थी। पीलू के पति हरिया का देहांत हो गया था। पूरे घर की बोझ उसी पर था। उसे एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू कोई काम नहीं करता था, ऐसे ही दिन भर घूमता रहता था। लेकिन वो बहुत जुगाड़ू था और उसे कांच की चीजें बनाने में बहुत मजा आता था। सुंदरी एक दिन पीलू को कहती है, बहन पीलू, तुम बहुत मेहनत करती है और मेहनत से टिल्लू को इतना बड़ा किया है, लेकिन वो कुछ करता ही नहीं है। तो पीलू बोलती है, हाँ बहन, कमाई तो कुछ नहीं है उसकी, लेकिन कांच के सामान बना लेता है। तो सुंदरी कहती है, उससे क्या होगा पीलू, सभी चिड़ियों के बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मगर तुम्हारा बेटा कुछ नहीं करता है। वो कांच के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है, उसका ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो कैसे अपना जीवन चलाएगा? तुम उसे कुछ काम में लगवा दो, नहीं तो उसका कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बहन जैसी हो, इसलिए इतना सब कह रही हूँ। तो पीलू कहती है, सही बोल रही हो बहन, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे जैसा गरीब नाव चलाने वाला रह जाए। मैं उसे समझा दूंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारे उम्र के लड़के या तो शहर में काम कर रहे हैं या फिर यही मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तुम बेकार में कांच के सामान बनाना अब बंद कर दो। तो टिल्लू कहता है, माँ, मैं काम पे ध्यान दे रहा हूँ और साथ में कांच के सामान भी बनाता हूँ, लेकिन मुझे पैसे कमाने के काम कोई नहीं दे रहा है। तुम देखना, मैं एक दिन कांच का ऐसा काम करूँगा कि तुम खुश हो जाओगी। बेटा, तू ऑटो रिक्शा ही चला ले, कम से कम कुछ पैसे तो आ जाएंगे घर में। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान जाता है, लेकिन उसी रात कालू कौवा उनके घर में आता है और पीलू की नाव के पास जाता है। कालू भी नाव चलाता था और पीलू से जलता था कि वो एक औरत होकर ऑटो नाव कैसे चलाती है और उससे ज्यादा कमाती है। पीलू चिड़िया, तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरी नाव को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू नाव पे मिट्टी का तेल डाल देता है और उसमें आग लगा देता है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपना नाव को जलता हुआ पाती है। वो रोने लगती है, हे भगवान, ये गरीबी में तू कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरी नाव टिल्लू के पापा की निशानी थी, मेरे घर इसी से चलता था। अब मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगी? लोगों से लिया हुआ कर्ज भी चुकाना बाकी है। सोचती थी इस बार छुट्टियों में जब लोग घूमने फिरने के लिए आएंगे तो मेरी नाव से अच्छी कमाई होगी, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसे मांगने के लिए मकान मालिक आता था, उधार देने वाले आते थे। पीलू बहुत उदास रहने लगी थी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू बहुत सारी कांच की बोतल्स कबाड़ से लेकर आता है और उन बोतल्स को गरम भट्टी में पिघला देता है। वो गरम कांच को तराशने लगता है और कांच के टुकड़ों को चिपकाने लगता है। फिर अपनी मेहनत से वो एक शानदार कांच की नाव बना लेता है। फिर टिल्लू उस नाव को अपनी माँ पीलू को दिखाता है। माँ देखो, तुम्हारे लिए मदर्स डे का गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? इतनी खूबसूरत नाव। माँ, ये कांच की नाव मैं तुम्हारे लिए बनाया हूँ। इसमें सिर्फ मेहनत गई है, बाकी 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं हुआ है। अब तुम मदर्स डे में इसको लेकर नदी में चलाओ, लोग देखते रह जाएंगे और तुम्हें पहले से भी काफी ज्यादा सवारियाँ मिलेंगी। वाह मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। फिर पीलू उस कांच की नाव को ले जाकर नदी में घुमाने लगती है। ये देखकर कालू का सिर चकरा जाता है। पीलू की कांच की नाव में बहुत से सवारी एक साथ बैठ जाते थे। हे भगवान, इसने तो ऐसी नाव बना ली है कि अब मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे नाव का धंधा तो अब गया, मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ।
और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से और ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर उसकी मदद करता है। थोड़े ही दिनों बाद टिल्लू की शादी हो जाती है। गांव वाले उसकी कला और सूझबूझ की बहुत तारीफ करते हैं। इस तरह से मदर्स डे के खूबसूरत तोहफे के कारण सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे मुझे पागल समझ के रखी हो क्या पीलू चिड़िया? मैं तुम्हें सीक्रेट क्यों बताऊं? मैं अपना क्या नुकसान कर लूं? अभी चलो भागो यहाँ से। अरे ये कालू क्या कर रहा है? पक्षियों के अंडे क्यों चुरा रहा है? एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। पीलू वड़ा पाव बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। जंगल के पक्षी पीलू चिड़िया के ठेले से वड़ा पाव खरीदकर मजे से खाते थे। पीलू के वड़ा पाव की बिक्री देखकर कालू कौवा उससे बहुत जलता था और एक दिन कालू कौवे ने भी अपना ठेला पीलू के ठेले के सामने लगा दिया। कालू आवाज लगाकर वड़ा पाव बेचना शुरू कर देता है। आओ आओ वड़ा पाव खाओ, गर्मा गर्म पंजाबी वड़ा पाव खाओ। अरे हरिया काका इधर आओ, वहाँ कहाँ जा रहे हो? वड़ा पाव खाने? अरे मेरा वड़ा पाव खाओगे तो सब खाना भूल जाओगे। इस तरह से कालू के आवाज देने पर हरिया काका उसके पास जाते हैं। अरे कालू, तूने भी वड़ा पाव की दुकान लगा ली? देखूं तो सही तेरे वड़ा पाव में कितना दम है, जरा एक प्लेट दे। अगर अच्छे नहीं हुए तो मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। अरे हरिया काका, एक बार खा के तो देखो, डबल लोगे। फिर हरी काका कालू के वड़ा पाव खाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। अरे वाह कालू, तूने तो बहुत ही कमाल के वड़ा पाव बनाए हैं। अब से मैं तेरी ही दुकान में आऊंगा। इसके बाद से तो कालू की दुकान निकल ही पड़ी। जो भी पक्षी उसके वड़ा पाव खाता उसकी बहुत तारीफ करता। कालू की दुकान चलने से पीलू को अपने वड़ा पाव बेचने में परेशानी आने लगी। इस तरह कई दिन निकल जाते हैं। पीलू को बहुत नुकसान होता है क्योंकि अब उसके ठेले में कोई भी पक्षी नहीं जाता था। पीलू सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे ठेले में फिर से भीड़ लगनी शुरू हो जाए, फिर से लोग मेरे वड़ा पाव खाने लग जाएं। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। ऐसा सोचकर पीलू कालू कौवे के पास जाती है और कालू से कहती है, कालू भैया, आप वड़ा पाव में ऐसा क्या मिलाते हो जिससे सभी आपके यहाँ वड़ा पाव खाने आने लगे हैं? आप भी अगर मुझे सीक्रेट बता दो तो मैं कहीं दूर जाकर वड़ा पाव का ठेला लगा लूंगी, जिससे मेरी भी आमदनी फिर से शुरू हो सके। ऐसा सुनकर कालू उस पर गुस्सा करता है। अरे मुझे पागल समझ के रखी हो क्या पीलू चिड़िया? मैं तुम्हें सीक्रेट क्यों बताऊं? मैं अपना क्या नुकसान कर लूं? अभी चलो भागो यहाँ से। इस तरह से पीलू दुखी होकर वापस अपने ठेले पर आती है और सोचती है, लगता है अब तो मुझे अपना ठेला बंद करना ही होगा। फिर पीलू शाम में अपनी दुकान बंद करके घर की ओर लौट रही थी। तभी पीलू की नजर कालू पर पड़ती है और पीलू कालू का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि कालू दूसरे पक्षियों के घोंसले से उनके अंडे चुरा रहा है। पीलू सोचती है, अरे ये कालू क्या कर रहा है? पक्षियों के अंडे क्यों चुरा रहा है? फिर पीलू कालू का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाती है और देखती है कालू अंडों को ले जाकर वड़ा पाव के मसाले में फोड़कर मिला देता था। पीलू ये देखकर चौंक जाती है। वो सोचती है, ओह ये राज है कालू के वड़ा पाव के स्वादिष्ट होने का। ये तो बहुत गलत बात है। फिर पीलू तुरंत उड़कर पक्षियों के पास जाती है और उन्हें पूरा सच सच बता देती है। चिड़िया पीलू से कहती है, पीलू बहन, कल ही मेरे दोनों अंडे चोरी हो गए थे। मुझे लगा कि दुष्ट चीलू ने उन्हें चुरा कर ले गया है। दूसरी चिड़िया कहती है, हाँ बहन, परसों मेरे भी अंडे मेरे घोंसले से गायब हो गए थे। मुझे लगा कि कोई नाग सांप लेके चला गया है। हरिया काका कहते हैं, चलो चलकर हम उस बदमाश कालू को पकड़ते हैं और उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं। वो हमारे अंडे हमें ही खिला रहा है। फिर सभी पक्षी कालू के घर पर धावा बोल देते हैं, क्यों रे कालू, तू कितना बदमाश है? तू हमारे अंडे चुराकर हमें ही वड़ा पाव में मिलाकर खिला रहा था। अरे तुझे शर्म है कि नहीं? हाँ कालू भैया, तुमको शर्म है कि नहीं? ये क्या तरीका है? तुम हमारे बच्चों को मार रहे हो, उन्हें पैदा ही होने नहीं दे रहे हो और उन्हें हमें ही खिला रहे हो। तुम इस जंगल में रहने के लायक नहीं हो। इतना कहकर
पक्षी कालू की बुरी कदर पिटाई कर देते हैं। पिटाई खाकर कालू जंगल छोड़कर भाग जाता है। कालू के भाग जाने के बाद से सभी पक्षियों के अंडे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं और पीलू की वड़ा पाव की दुकान एक बार फिर से चल पड़ती है। अब पीलू अपनी मेहनत से अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। इस तरह सभी पक्षी अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। हे गरीब चिड़िया, तू यहाँ से अपनी दुकान हटा। अब मैं भी गरीब लोगों के लिए पिज्जा बनाऊंगी। पिद्दी चिड़िया, तेरी ये हिम्मत, मैं फिर से तेरी दुकान तोड़ दूंगा। टॉली नगर के जंगल में कड़क सेठ पिज्जा की बड़ी सी दुकान चलाता था। उसी की दुकान के सामने पीलू सस्ता दाल चावल बेचा करती थी। ये बात कड़क को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक गरीब चिड़िया उसकी दुकान के सामने अपनी दुकान लगाए। एक दिन कड़क अपने आदमियों के साथ पीलू के पास जाता है। हे गरीब चिड़िया, तू यहाँ से अपनी दुकान हटा। तेरी गरीब दुकान के कारण मेरे इस शानदार पिज्जा शॉप का शो खराब हो रहा है। कड़क सेठ जी, आपका और मेरा क्या मुकाबला है? आपकी इतनी बड़ी दुकान है, अमीर लोग वहाँ आते हैं। मैं छोटी सी गरीब चिड़िया, मेरी दुकान में गरीब लोग ही आते हैं। और वैसे भी मेरी दुकान आपके पिज्जा शॉप से बहुत दूर है। मुझे ज्ञान देती है। फिर कड़क और उसके आदमी पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं। पीलू बहुत दुखी हो जाती है, वो रोने लगती है। हम गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता, सिर्फ दाल चावल ही तो बेचा करती थी मैं। इसमें इस कड़क सेठ का क्या नुकसान हो रहा था? लेकिन घमंड के कारण उसने मुझ गरीब की दुकान ही तोड़ दी। पीलू रोते रोते सो जाती है। जब वो उठी है तो देखती है कि कड़क सेठ और उसके आदमी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है। अब मैं भी गरीब लोगों के लिए पिज्जा बनाऊंगी, ऐसे ठान लेती है। ऐसा सोचकर पीलू अपनी टूटी हुई दुकान के सामान को फिर से इकट्ठा कर लेती है और तवे में पिज्जा बनाने लगती है। कुछ गरीब चिड़िया वहाँ आती है। अरे पीलू बहन, तुम भी पिज्जा बना रही हो? ये तो हम खा ही नहीं पाएंगे, बहुत महंगे होते हैं ना ये, अमीर लोगों का खाना है ये। नहीं बहन, मैं पिज्जा सस्ते दामों में ही दूंगी और इतनी टेस्टी कि अमीर भी इसको खाने आएंगे। फिर थोड़े ही दिनों में पीलू का पिज्जा बहुत फेमस हो गया और गरीब लोगों के साथ अमीर भी उसकी दुकान में आने लगे। एक दिन पीलू के घर के पास दबंग जाबाज पहुंचता है। पीलू, मैं तुम्हारी दुकान में नहीं आ पाया, लेकिन मुझे तुम्हारा पिज्जा खाना है। लेकिन अगर मुझे पिज्जा पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। मैं आपको अभी एक पिज्जा बना कर देती हूँ। जाबाज जी, आपको जरूर पसंद आएगा। जाबाज को पीलू के पिज्जा बहुत पसंद आते हैं और वो उसकी तारीफ करके उसको पैसे देकर चला जाता है। इसको देखकर कड़क गुस्से में आ जाता है और फिर से अपने गुंडों के साथ पीलू की दुकान तोड़ने जाता है। पिद्दी चिड़िया, तेरी ये हिम्मत, मैं फिर से तेरी दुकान तोड़ दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर जाबाज आ जाता है और अकेले ही कड़क और उसके गुंडों को पिटाई कर देता है। अरे भागो, जाबाज से तो कोई नहीं बच सकता। इसके बाद जाबाज के डर से कड़क जंगल छोड़कर भाग जाता है और पीलू अपनी मेहनत और लगन के कारण पिज्जा की बड़ी सी दुकान खोल लेती है। लेकिन फिर भी गरीब लोगों को वो सस्ते दामों में ही पिज्जा बेचा करती थी। इस तरह से पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। सुनो पिद्दी चिड़िया, तुम्हें पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। जो भी मेरा काम करने से मना करता है उसको मैं मिटा देता हूँ। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक बार गर्मी के मौसम में पीलू को 2 अंडे होते हैं। दोनों पति पत्नी उन अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। एक बार पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए, बहुत गर्मी बढ़ रही है। हम लोग ने तो कैसे भी घास फूस के इस घोंसले में अपना जीवन काट लिया। हम तो गर्मी सह लेते हैं, लेकिन इन अंडों का क्या होगा? इतनी गर्मी में हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे बच्चों को गर्मी नहीं सताए, इसके लिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए। बबलू कहता है, तुम ठीक कह रही हो पीलू, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बार इतनी गर्मी से बचने के लिए मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूंगा।
तुम चिंता मत करो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ ख्याल आए तो मुझे जरूर बताना। इस तरह दोनों गर्मी में अपने बच्चों को लेकर परेशान थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को कोई भी परेशानी हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर उन अंडों से 2 बच्चे बाहर आते हैं। पीलू और बबलू अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। अरे पीलू, ये तो बहुत सुंदर सुंदर बच्चे हैं, ये देखो, ये तो बिल्कुल तुम पर गया है। एक बार बबलू भोजन की तलाश में जा रहा था, तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। बबलू वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठ जाता है। अरे वाह, यहाँ कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी का तो यहाँ पर नामो निशान नहीं है। मैं अभी जाकर पीलू को बताता हूँ। ऐसा सोचकर बबलू अपने घर की ओर चला जाता है। बबलू खुशी खुशी ये बात पीलू को बताता है। पीलू ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। पीलू कहती है, ठीक है जी, मैं कल ही आपके साथ उस जगह को देखने चलूंगी। अगले दिन दोनों पति पत्नी उस तालाब की ओर चले जाते हैं। तालाब के पास पहुंचकर पीलू कहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा था जी, यहाँ पर तो बहुत ही ठंडक है। पीलू आसपास देखती है तो उसे एक मिट्टी का ढेर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। अरे पीलू, मिट्टी देखकर क्यों खुश हो रही हो? अजी, आपको पता है क्या, मिट्टी का घर बहुत ठंडा रहता है। मैं इस मिट्टी से एक मटकी बनाऊंगी जिसके अंदर हम अपना घर बनाएंगे। उसकी बात सुनकर बबलू कहता है, वाह पीलू, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है। फिर दोनों मिलकर मटके का घर बनाते हैं और अपने बच्चों के साथ मिलकर तालाब के किनारे रहने लगते हैं। एक तरफ पीलू अपने परिवार के साथ ठंडे मकान में रह रही थी। पूरे जंगल में सभी पक्षी गर्मी से परेशान थे। एक दिन कालू कौआ तालाब में पानी पीने के लिए जाता है। अरे ये क्या, ये पीलू तो मटके के घर में रह रही है। वो पीलू के घर के पास जाकर उसे आवाज लगाता है, पीलू, ओ पीलू बहन, जरा बाहर तो आना। अरे पीलू बहन, तुम तो बहुत चालाक निकली, यहाँ तालाब के किनारे मटके के घर में रह रही हो और मैं वहाँ बाहर गर्मी में रह रहा हूँ। पीलू बहन, मैं गर्मी से जल रहा हूँ, तुम मेरे लिए भी ऐसा ही मटका घर बना कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा मटका घर तोड़ दूंगा। पीलू ये सुनकर डर जाती है। कालू भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर आपको मटका का घर चाहिए तो आप खुद ही क्यों नहीं बना लेते हो? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए मटके का घर बना कर दूं। सुनो पिद्दी चिड़िया, तुम्हें पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। अगर मुझे तुमने मटके का घर नहीं बना के दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो भी मेरा काम करने से मना करता है उसको मैं मिटा देता हूँ। 2 दिनों बाद मैं फिर से आऊँगा, मुझे मेरा घर तैयार चाहिए। इस तरह से पीलू को धमकाकर कालू वहाँ से चला जाता है। पीलू सोचती है, अरे अब मैं क्या करूँ, ये कालू ने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया है। पीलू मिट्टी इकट्ठा करके कालू के लिए मटकी का घर बनाती है। 2 दिनों बाद कालू फिर से उसके पास जाता है। क्यों रे पीलू, क्या तूने मेरे लिए मटके का घर बनाया कि नहीं? पीलू कहती है, हाँ कालू भैया, वो देखो, वो रहा तुम्हारा मटके का घर। फिर कालू अपने मटके के घर में जाकर बहुत खुश हो जाता है। कालू सोचता है, अरे वाह, इस मटके घर में कितनी ठंडक है। अगर मैंने इस चिड़िया को डराया नहीं होता तो ये मेरे लिए मटके का घर नहीं बनाती। लेकिन जब सभी पक्षियों को पता चलता है कि कालू ने पीलू को डराकर अपना घर बनवाया तो वे नाराज हो जाते हैं और कालू को धमकाते हैं। फिर कालू को अपना मटकी का घर बनाने के लिए पीलू को पैसे देने पड़ते हैं। कुछ समय बाद सभी पक्षी पीलू से पैसे देकर मटकी का अपना अपना घर बना लेते हैं। इस तरह से पीलू सबके लिए मटके का घर बनाकर बहुत खुश होती है। इससे उसकी आमदनी भी हो जाती है। फिर वे सब गर्मी के मौसम में खुशी खुशी रहते हैं। नारियल पानी ले लो, ताज़ा ताज़ा नारियल पानी, ठंडा ठंडा नारियल पानी। आजकल जंगल के पक्षी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तू कहीं और जाके अपनी दुकान लगा। अरे पीलू चिड़िया, हम आज से तुम्हारे से ही नारियल पानी खरीद कर पिया करेंगे। बबलू कबूतर नारियल पानी बेचकर अपने परिवार का गुजारा किया करता था। वो सुबह सुबह नारियल पानी बेचने के लिए अपने घर से निकल जाया करता था। नारियल पानी ले लो, ठंडा ठंडा नारियल पानी ले लो, नारियल पानी ताज़ा ताज़ा नारियल पानी। अरे ओ नारियल पानी वाले भैया,
जरा इधर आना, ये लो भैया, ये ताज़ा ताज़ा नारियल पानी पियो। इस तरह बबलू दिन भर घूम घूम कर नारियल पानी बेचा करता था। शाम को बबलू घर वापस आकर अपनी पत्नी पीलू को पैसे देता है। ये ले पीलू, आज की कमाई, इसमें से आधे पैसे तू अलग जमा करके रख ले, अपने बेटे की पढ़ाई के काम आएंगे। पीलू उससे कहती है, सुनिए जी, आप अपनी तबीयत का भी ख्याल रखा कीजिए, आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अरे क्या करूं पीलू, मुझे तो दिन भर मेहनत करना ही पड़ेगा ना, आखिर अपने बच्चे के भविष्य का सवाल है। इस तरह उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन बबलू जब नारियल पानी बेच रहा होता है तो उस पर बाज हमला कर देता है, उस बाज का शिकार बन जाता है। सुंदरी ये सब दूर बैठकर देख रही थी। सुंदरी पीलू के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। पीलू, बहुत दुख की बात है, बबलू बाज का शिकार बन गया। ये सुनकर पीलू जोर जोर से रोने लगती है। ये आप क्या कह रही हो सुंदरी काकी, उस बाज की आखिर मेरे पति से क्या दुश्मनी थी? कई दिनों तक पीलू बबलू की याद में दुखी रहती है। एक दिन उसका बेटा उसके पास आकर कहता है, माँ इतने दिन हो गए, तुम सिर्फ रो रही हो, तुम कुछ खा पी भी नहीं रही हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जरा सोचो मेरा क्या होगा, इसलिए कुछ खा लो, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही कुछ खा लो। इस तरह से पीलू चिड़िया अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। एक दिन पीलू अपने बेटे से कहती है, बेटा तू घर में ही रहना और थोड़ा अपना ख्याल रखना, मैं नारियल पानी बेचने के लिए जा रही हूँ। माँ मैं भी तुम्हारे साथ नारियल पानी बेचने के लिए चलूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता। पीलू कहती है, नहीं बेटा, मैं तुझे अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। पीलू किसी तरह अपने बेटे को समझाती है और फिर नारियल पानी बेचने के लिए निकल जाती है। पीलू नदी के किनारे नारियल पानी बेचने लग जाती है। नारियल पानी ले लो, ताज़ा ताज़ा नारियल पानी, ठंडा ठंडा नारियल पानी। पीलू की दुकान के बगल में कालू कौवे की दुकान रहती है, वो वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स बेचा करता था। कालू उससे कहता है, अरे पीलू, तू यहाँ पर क्या नारियल पानी बेच रही है? यहाँ पर मेरी कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान है, आजकल जंगल के पक्षी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तू कहीं और जाके अपनी दुकान लगा। पीलू कहती है, ठीक है कालू भैया, मैं कहीं और जाकर अपने नारियल पानी की दुकान लगाती हूँ। कालू सही कह रहा था। पीलू दिन भर बैठी रहती थी लेकिन उसका नारियल पानी नहीं बिकता था। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने के कारण सभी पक्षियों की तबीयत बिगड़ने लगती है। जंगल का डॉक्टर उन्हें कहता है, अरे जी, आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उसी की वजह से आप लोगों की तबीयत इतनी खराब होती जा रही है। अगर आप लोगों को अपनी तबीयत ठीक रखनी है तो ये कोल्ड ड्रिंक बंद करके ताज़ा ताज़ा नारियल पानी पिया करो। पीलू चिड़िया अपने नारियलों के साथ उदास बैठी हुई थी। वो सोच रही थी कि अब आगे उसका क्या होगा। तभी वहाँ पर जंगल के सारे पक्षी आ जाते हैं। अरे पीलू चिड़िया, हम आज से तुम्हारे से ही नारियल पानी खरीद कर पिया करेंगे, हम आज से कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद कर देंगे। अब तुम हम सबको ये ताज़ा ताज़ा मीठा नारियल पानी दो और हाँ, मलाई अलग से निकाल कर देना। पीलू कहती है, जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को ये स्वादिष्ट नारियल पानी दूंगी, इससे आप सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस तरह से पीलू और मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा नारियल पानी बेचने लगती है और उससे उसकी बहुत बढ़िया कमाई हो जाती है। अब वो अपनी बेटी को अच्छा जीवन देती है। इस तरह पीलू अब खुशी खुशी रहने लगती है। माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो। अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। इतनी क्यों चिंता कर रही है, ये भी कोई समस्या है। एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। पिंकी बहुत सयानी थी, जो कुछ देखती थी उसको अपने पेंसिल से अपनी किताबों में चित्र बनाती थी। पिंकी की इस आदत को माँ बाप की प्रोत्साहन भी था। पिंकी कक्षा दूसरी में पढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी तो बहुत लंबी होती है, उसको कहाँ पर चित्र बनाए, ये पिंकी की समस्या थी। पिंकी घर आई, माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है, मैं कहाँ बनाऊँ? अरे पिंकी, वो क्या बड़ी बात है, अपनी किताब में बनाओ। अरे माँ, आप तो इतना भी नहीं समझती हो, किताब तो छोटी पड़ेगी। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो, मैं खाना पका रही हूँ ना। पिताजी, मैं रेलगाड़ी की चित्र बनाना चाहती हूँ, कहाँ बनाऊँ? पिंकी के पिता ऑफिस की हिसाब किताब कर रहे थे तो चिढ़ के बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, जाओ ना, अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। अरे पापा, आपको इतना भी नहीं पता,
किताब में रेलगाड़ी के चित्र नहीं बना सकते क्योंकि वो तो बहुत लंबी होती है। तो तभी वहाँ पे पिंकी की दादी बैठी थी। तो दादी को पिंकी की बात सुन के बहुत हंसी आती है और पिंकी को बुला के बोलती है, अरे पिंकी बेटा, इतनी क्यों चिंता कर रही है? ये भी कोई समस्या है? जाओ ना, स्कूल की दीवार पे बना दो। दादी की बात पिंकी को बहुत अच्छा लगता है और सोचती है दीवार तो इतनी लंबी इतनी चौड़ी होती है तो रेलगाड़ी तो समा ही जाएगी। तब पिंकी खा के अपना होमवर्क करके सो जाती है और सुबह पिताजी से कहती है, पिताजी आज ना मुझे कलर चॉकपीस की एक पूरी डब्बा चाहिए। पिताजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, क्यों, तुम्हें आज स्कूल में बांटना है क्या? अरे पिताजी नहीं, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनानी है स्कूल की दीवार पर। दिला तो दूंगा, लेकिन घर तक कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अरे चित्र बनाने से कोई कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। तो पिंकी के पापा उसको कलर पेंसिल की डब्बा दिला देते हैं। पिंकी कूदते नाचते स्कूल पहुंच जाती है। पिंकी अपनी रेलगाड़ी की पहली यात्रा याद करती है जो अपने पापा मम्मी के साथ उसने किया था। पिंकी चौक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। अरे इंजन तो बहुत सुंदर बना है, इसको अब डिब्बे जोड़ते हैं। तो फिर दूसरी कलर चौक लेके उसमें पहला डब्बा जोड़ दिया, दूसरा डब्बा जोड़ दिया। ऐसे जुड़ते जुड़ते गए, सारे डिब्बे जुड़ गए। जब अपनी चौक पेंसिल खत्म हुई तो पिंकी उठ के देखती है स्कूल की आधी दीवार पर तो रेलगाड़ी बन चुकी थी और पिंकी की क्लास के सारे बच्चे तालियां बजा के पिंकी की कला को सराह रहे थे। अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। पिंकी, तुम्हारे रेल में मुझे भी जगह मिलेगी? अरे क्यों नहीं, हम सारे मिलके इस रेलगाड़ी में जाएंगे। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। बच्चों की ख्यालातों में रेल की गाड़ी ऐसे ही लंबे सैर करती रही। तभी क्लास टीचर क्लासरूम में आते हैं और सभी बच्चों की मुस्कुराहट देखते हुए कहते हैं, अरे बच्चों, इतने खुश हो, क्या बात है? तो दौड़ के पिंकी सामने आती है और अपनी बनाई हुई रेलगाड़ी दिखाती है। तब टीचर अपने मन में ये सोचते हैं, बच्चों के मनोबल को बढ़ाई, कल के भविष्य का निर्माण आज से ही होने दे। यह सोच के टीचर ने पिंकी को बिना डांटे बहुत शाबाशी देते हैं और कहते हैं, पिंकी, आपकी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप दीवार पे प्रैक्टिस करने के बजाय अगर आपके घर में जाके कोई भी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते तो और भी सुंदर निकल आता। सर, मुझे ना ये लगा कि ट्रेन पुस्तक में काफी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। इस बात से पिंकी बहुत खुश होती है और टीचर पिंकी की कॉपी में एक अच्छे से सुंदर से रेलगाड़ी बना देते हैं। तो कालू बोलता है, अब पीलू अपने घर में दुखी थी। सुनिए, अगर ऐसे ही रासायनिक केमिकल खरीदने फलों को यहाँ इकट्ठा करता हूँ, फिर तुम्हारी दुकान वैसे भी नहीं चलती है। कालू अचानक से इतने बड़े फल कहाँ से ले आया? अच्छा, तो ये बात है। यह तो सरासर धोखा है कालू। जमनापुर गांव के जंगल में पति पत्नी पीलू और बबलू फल बेचने का काम करते थे। वो लोग अपने घर के पीछे फलों की खेती करते थे। उनके खेत में बिना केमिकल वाले ऑर्गेनिक खेती ही हुआ करती थी। फिर दोनों पति पत्नी ठेले में फल बेचने का काम करते थे। उनकी दुकान बहुत अच्छे से चल रही थी और ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। पीलू और बबलू की दुकान के सामने कालू कव्वे का भी दुकान थी, लेकिन उनकी दुकान में ग्राहक कम आते थे क्योंकि
वो महंगा फल बेचा करता था। मैं ऐसा क्या करूं कि इन दोनों बिद्दी चिड़ियों की दुकान से ज्यादा मेरी दुकान में लोग आए। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात किया करती थी और हमेशा उन्हें पूरी ईमानदारी से तोल कर फल दिया करती थी। दीदी, मुझे 2 किलो सेब दो, मकर संक्रांति के व्रत के लिए चाहिए। तो पीलू कहती है, हाँ हाँ बबलू भाई, ये लो 2 किलो सेब मकर संक्रांति के व्रत के लिए। उसी दिन सुंदरी कालू की दुकान में फल लेने के लिए जाती है। कालू भैया, जरा 1 दर्जन केले देना, मकर संक्रांति की पूजा में लगेंगे। ये लो बहन, 1 दर्जन केले। तो सुंदरी कहती है, अरे ये क्या, ये तो सड़ चुके हैं। तो कालू बोलता है, अब नहीं नहीं, सड़े नहीं हैं, ज्यादा बस पक गए हैं। इनमें मक्खियाँ भी भिन भिना रही है। तुम हमें बासी फल बेच रहे हो। अरे तुम्हारी दुकान वैसे भी नहीं चलती है। ले देकर कोई ग्राहक आया तो उसको तो ढंग से फल बेचो। मकर संक्रांति की पूजा में मैं क्या सड़े हुए फल उपयोग करूं? इससे अच्छा है मैं पीलू की दुकान से फल खरीद लूंगी। ये सुनकर कालू आग बबूला हो जाता है। सुंदरी वहाँ से चली जाती है। ये पीलू की वजह से मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कालू परेशान होकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी हरी तोती को अपनी परेशानी बताता है। तो हरी तोती कहती है, त्योहार की समय फल नहीं बेच पाओगे तो कब बेचोगे? पीलू चिड़िया को हराने के एक ही तरीका है, तुम रसायन यानी केमिकल से अपने फल पकाओ, जिससे वो दिखने में बड़े बड़े हो जाएंगे और लोग उसके लिए ज्यादा दाम भी दे देंगे। कालू कहता है, वाह क्या आइडिया है। इसके बाद कालू तुरंत ही रासायनिक केमिकल का एक बोरी पाउडर शहर से खरीद कर ले आता है। रात में वो अपने फलों में उसको छिड़का देता है और सुबह तक उसके फल बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। कालू उनको ले जाकर अपनी दुकान में सजा देता है। अरे कालू भैया, ये इतने बड़े बड़े फल कहाँ से ले आए हो? मुझे तो देखकर लालच आ रहा है। तो कालू कहता है, तो फिर खरीद ही लो टिल्लू भाई, इम्पोर्टेड है। तभी वहाँ पे जाबाज पहुँचता है। ये फल देखकर लगता है मेरे जैसे पहलवान के लिए ही बने हैं। मुझे तो 5 किलो मिक्स फल दे दो। तो कालू कहता है, देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा। कालू की तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। उसकी दुकान में बहुत भीड़ लग गई और पीलू की दुकान खाली ही रह जाती है। कालू अपनी पत्नी को कहता है, हरी तोती, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। आज तो पूरे के पूरे फल बिक गए हैं। ये देखो आज की कमाई, इतना तो मैं 1 हफ्ते में भी नहीं कमा सकता। दूसरी तरफ पीलू अपने घर में दुखी थी। सुनिए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कालू के कारण हम सड़क पे आ जाएंगे। हम तो रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। तो बबलू कहता है, लेकिन कालू अचानक से इतने बड़े फल कहाँ से ले आया? पता नहीं। हमें थोड़ा धीरज रखना होगा पीलू। ईमानदारी का फल धीरे धीरे मिलता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और कालू के बड़े बड़े रासायनिक केमिकल के फल लोग बड़े शौक से खा रहे थे, लेकिन पीलू के ऑर्गेनिक स्वस्थ फल कोई नहीं ले रहा था। कुछ ही दिनों में जंगल के लोगों की तबीयत खराब होने लगी है। वो लोग उल्टियाँ करने लगते हैं, लेकिन कारण किसी की समझ में नहीं आता है। अरे ये क्या, लोगों को आजकल उल्टियाँ हो रही है। तो बबलू कहता है, जरूर कालू के फलों में गड़बड़ है, जिससे सबकी तबीयत खराब हो रही है। तो पीलू कहती है, अब लगता है हमें दुकान बंद कर देनी चाहिए। मैं मजदूरी कर लूंगी। लेकिन ये बात बबलू को नहीं जमती है। वो सोचता है कि उस दिन कालू का पीछा करके देखे कि कालू आखिर इतने बड़े बड़े फल कहाँ से लाता है। ऐसे ही रात होती है। कालू रासायनिक केमिकल खरीदने के लिए चुपचाप शहर जाता है। बबलू उसका पीछा करता है और देखता है कि वो घर वापस आकर रासायन केमिकल को फलों में छिड़क रहा है। अच्छा, तो ये बात है। कालू, तुम ये जहरीले रासायन केमिकल से अपने फल बड़े करते हो। तुम्हें लोगों की जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं अभी गांव वालों को यहाँ इकट्ठा करता हूँ। फिर बबलू जोर जोर से शोर मचाने लगा।
जिससे गांव के पंछी वहां इकट्ठा हो गए। ये देखो, आप सभी इतने जहरीले फल खा रहे थे। ये तो सरासर धोखा है कालू। तुमने हमें इतने घटिया फल बेचे। तो जाबाज कहता है, और वो भी झूठ बोलकर कि ये इम्पोर्टेड है। अब तुम्हारी खैर नहीं। कालू कहता है, अरे वो इसके पहले कालू कुछ बोल पाता, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं और फिर सभी कालू की अच्छे से पिटाई कर देते हैं। पीलू कहती है, कालू के फलों के साइज देखकर आप सभी लालच में आ गए थे और उन्हें खाकर बीमार होने लगे थे। तो टिल्लू बोलता है, अब से हम तुम्हारे यहाँ ही फल खरीदेंगे पीलू दीदी। ऐसे कहकर सभी पक्षी कालू को